इतिहास का अर्थ एवं परिभाषा के भाग 2 में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले संक्षिप्त पृष्ठभूमि, इसके पश्चात इतिहास की परिभाषाओं के वर्गीकरण के चौथे बिंदु से आगे का जो विवरण है समीक्षा सहित उस पर हम विचार करेंगे और अंत में इतिहास का अर्थ एवं परिभाषा के निष्कर्ष के रूप में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रथम भाग में इतिहास का अर्थ और परिभाषा, अर्थ के विषय में पूरी चर्चा हम कर चुके थे और श्रेणियों में परिभाषाओं का हमने विभाजन किया था और उसका कारण भी हमने स्पष्ट किया था कि सैकड़ों और हजारों परिभाषाएं इतिहास की दी गई हैं। इस कारण से श्रेणियों में बांटकर, उनको कैटेगरीज में बांटकर कि कौन कौन सी श्रेणियों में इनको रखा जा सकता है। जो श्रेणियां हमने विभक्त की हैं, इसके अतिरिक्त भी अन्य प्रकार की परिभाषाएं भी हैं और उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि एक वीडियो लेक्चर में उसको दिया जाना संभव नहीं है। इस कारण मुख्य भागों पर हमने चर्चा की है और कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं और हमने निष्कर्ष में दिया है। तो 4 श्रेणियों के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। इसके पश्चात अगला बिंदु है इतिहास अतीतकालिक अनुभवों का वृत्तांत है। रेनियर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति हेतु अपने अनुभवों का संस्मरण सर्वोच्च होता है। परंपराओं के कारण उद्देश्य एवं प्रभावों को स्पष्ट करने के लिए इतिहासकार अपने अनुभवों की गवेषणा या व्याख्या करता है, क्योंकि उसको परंपराओं के कारण और उद्देश्य जानना होता है। इस कारण उसकी व्याख्या आवश्यक होती है। अरस्तु द्वारा भी यथार्थ के अनुभव को सर्वोत्तम स्वीकार किया गया है। मीनिंजर ने लिखा, प्रत्येक युग में मनुष्य अपनी संतानों को अपने संस्मरण से अर्थ अनुभव से है, संस्मरण सुनाते हैं। यही परंपरा बनकर पीढ़ी दर पीढ़ी गतिशील होती जाती है। कुल मिलाकर ये कि अनुभवों के महत्व को स्पष्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये मानते हैं कि उसी के आधार पर इतिहास का लेखन होता है। एल.पी. पांडे के अनुसार परंपरा ऐतिहासिक वस्तु सामग्री है तथा विकास धारा की पृष्ठभूमि है। अतीत के अनुभव परंपरा, संस्मरण एवं मानव व्यवहार के रूप में प्रकट होते हैं। जो भी हमारे अतीत में पास्ट के अनुभव होते हैं वो परंपरा के रूप में प्रकट होते हैं, या हम उसको संस्मरण के रूप में सुनाते हैं या याद रखते हैं, और मानव व्यवहार में भी वो अनुभव प्रकट होते हैं। ऐतिहासिक स्रोतों, पांडुलिपियों में वर्णित उनकी उपलब्धियों को अनुभव के द्वारा इतिहासकार अपने मस्तिष्क में एक परिकल्पनात्मक चित्र बनाता है और उस चित्र के माध्यम से वर्तमान समाज के समक्ष उसको इतिहास के रूप में वह प्रस्तुत करता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि पांडुलिपि जो होते हैं या अन्य जो स्रोत हैं वो महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन वो अनुभवाश्रित होनी चाहिए। उनका अनुभव इतिहासकार ने किया होता है, उनके योग से वह इतिहास की रचना करता है। अतीत को प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता, इस कारण से अनुभवों का सहारा लेना होता है। ये प्रश्न उठ सकता है कि अतीत के लेखन के लिए अनुभवों की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसलिए होती है कि इतिहास की जो घटनाएं होती हैं वो व्यतीत हो चुकी होती हैं, उनको हम सीधे आँखों से नहीं देख सकते। इस कारण अनुभव का आश्रय हमें लेना होता है। उदाहरण के लिए अकबर की धार्मिक नीति, अशोक की धार्मिक नीति, या नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था को लें, या उसके रूस के अभियान को लें। तो जब तक आप स्वयं अकबर, अशोक अथवा नेपोलियन न बन जाएं, ऐसा व्यावहारिक तौर पर संभव तो नहीं है। कल्पना के तौर पर आप अपने आप को उनके स्थान पर रखें और उसके बाद यदि आप विचार करते हैं तो सारी स्थितियां आपके सामने स्पष्ट होंगी। जिस प्रकार से
माता पिता जो बात हमें कहते हैं, हमें वो बातें तब समझ में आती हैं जब हम स्वयं माता पिता बन चुके होते हैं। तो ऐसा व्यवहारिक तौर पर होना इतिहास में, क्योंकि घटनाएं बीत चुकी होती हैं, हम अकबर, नेपोलियन या अशोक तो नहीं बन सकते। इस कारण कल्पना के रूप में अपने आप को वहाँ पर स्थापित करें और उसके बाद देखें तो वो अनुभव आपके सामने आने शुरू होंगे जो अकबर या अशोक या नेपोलियन ने अनुभव किया होगा। उस आधार पर इतिहास का लेखन किया जाता है। समीक्षा देख लेते हैं। इतिहास मात्र अतीत का अनुभव, परंपरा या संस्मरण मात्र नहीं है। ये इस धारणा को मानने वाले भूल करते हैं कि अनुभव ही सर्वोत्तम है और उसी से सब कुछ होगा, तो ऐसा नहीं है। इतिहास समस्त अतीत है। जो कुछ बीत गया वो सब इतिहास है। तो हमारा समस्त अतीत इतिहास होता है। केवल अनुभव ही इतिहास के काम नहीं आता, या वही केवल इतिहास नहीं है। इतिहास में अनुभव, परंपरा अथवा संस्मरण महत्वहीन है ऐसा नहीं है, उनका महत्व है, किंतु इतिहास की रचना की पृष्ठभूमि के रूप में ये अवश्य कार्य करते हैं, लेकिन ये स्वयं में इतिहास नहीं होते। अगला बिंदु है, संपूर्ण इतिहास समसामयिक होता है। बेनेडिक्टो क्रोचे के अनुसार ये कथन है, संपूर्ण इतिहास समसामयिक होता है। समसामयिक से अर्थ वर्तमान होता है, ये कह रहे हैं। इतिहासकार अतीत को अपनी दृष्टि से देखता है, उस रूप में नहीं देखता जिस रूप में वह था, क्योंकि वह वर्तमान में देख रहा होता है। तो इतिहासकार अतीत को अपनी वर्तमान दृष्टि से, समसामयिक दृष्टि से देखता है। वह उस रूप में नहीं देख पाता कि जिस रूप में वह उस समय था। ये इनका कहना है। इतिहासकार की विषय वस्तु वर्तमान से संबंधित होती है। जिन विषय वस्तुओं का वह चयन करता है, क्योंकि वो वर्तमान समाज में उसको महत्वपूर्ण दिखते हैं, इस कारण से अतीत में जाकर उन विषय वस्तुओं का वह अध्ययन करता है, इसलिए वो वर्तमान से संबंधित हुआ। अतीत का इतिहास इतिहासकार को उद्वेलित और प्रेरित करता है। अतीत के बारे में भी जो घटनाएं उसको उद्वेलित या प्रेरित करती हैं, उन्हीं पर वह विचार करता है, उसका इतिहास लेखन या अध्ययन करता है। परिणामतः अतीत की घटना समसामयिक हो उठती है। हम जब अतीत की कल्पना वर्तमान में बैठ के अभी करते हैं, तो वो अतीत की घटना वर्तमान में हमारे सामने खड़ी हो जाती है। ये इनका कहना है। वर्तमान के प्रति रुचि, क्योंकि हम वर्तमान के प्रति रुचि रखते हैं, इस कारण से उससे संबंधित अतीत का अनुसंधान करते हैं। अतः अतीत के अनुसंधान की प्रेरणा हमको वर्तमान में रुचि के कारण प्राप्त होती है। अतीत वर्तमान के स्वार्थों व प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करता है, इस कारण भी हम अतीत की ओर खींचे चले जाते हैं। वर्तमान में जो हमारी स्थिति है, चाहे वह अच्छी है या बुरी है, हमारे जो स्वार्थ हैं, हमारे जो प्रश्न हैं, उनका उत्तर वर्तमान में हमको प्राप्त नहीं होता, तो हम उसके कारणों पर जाते हैं, और कारण अतीत में होते हैं, परिस्थितियाँ अतीत में होती हैं। तो अतीत का अध्ययन इस प्रकार से हम करते हैं। अतीत की विवेचना वर्तमान की घटना की तरह हमें करना होता है, क्योंकि हम आज इतिहास के किसी विषय वस्तु पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज यदि हम चर्चा कर रहे हैं, तो हमको उस घटना को आज पुनर्जीवित करना होगा। पानीपत का युद्ध यदि हम केवल सामान्य विचार करें तो स्पष्ट नहीं होगा, किंतु आज यदि हम उसको पुनर्जीवित कर लें, काल्पनिक दृष्टि से ही क्यों न हो, किंतु वर्तमान घटना की तरह जब हम उस पर विचार करते हैं, तब अतीत की विवेचना अच्छे ढंग से संभव हो पाती है। यदि ऐसा नहीं करते तो इतिहास समसामयिक नहीं होता, किंतु हमें ऐसा करना ही होता है, तभी हम इतिहास की अच्छी व्याख्या कर सकते हैं। चेतना ही गतिमान तत्व है जो इतिहास के रूप में प्रवाहमान है। आदिकाल से लेकर आज तक मानव की जो चेतना है वह उसी प्रकार से है। तो चेतना गतिमान है, किंतु चेतना चेतना ही है। तो इस कारण से हम आसानी से इतिहास को समझ सकते हैं।
वर्तमान की आवश्यकता हेतु अतीत का पुनः स्मरण किया जाता है। स्मरण करते ही अतीत वर्तमान में परिणत हो जाता है, क्योंकि हम अभी पुरानी किसी घटना का स्मरण कर रहे हैं। किसी पुरानी घटना के विषय में आज हम विचार कर रहे हैं, तो जैसे ही क्योंकि हम आज विचार करते हैं तो वह पुरानी घटना चाहे वह सदियों पहले की क्यों ना हो, आज हमारे सामने खड़ी हो जाती है। उदाहरण के लिए हम सिंधु घाटी की सभ्यता पर विचार कर रहे हैं, उसके जो ईंट पत्थर हैं वो हमारे सामने हैं, उसके चित्र हमारे सामने हैं। जैसे ही हम आज उस पर विचार करते हैं तो सिंधु घाटी अपने काल से उठकर हमारे लिए वर्तमान में खड़ी हो जाती है। ये इनका अर्थ है। एल्टन के अनुसार वर्तमान के संदर्भ में अतीत का अध्ययन सुखद भविष्य के लिए होना चाहिए। भविष्य को इसमें जोड़ते हैं। रेनियन के अनुसार संपूर्ण अतीत मेरा अतीत है और मैं अपने व्यक्तिगत संतोष के लिए उसका स्मरण करता हूँ, जैसा कि आम व्यक्ति करता है। ओकसॉट ने लिखा, व्यवहारिक अतीत की आधारशिला पर ही वर्तमान का निर्माण हुआ है, जो भविष्य को प्रभावित करेगा। भविष्य के तत्व की ओर ये लगातार ज़्यादातर इतिहासकार संकेत कर रहे हैं। मेडलबॉम ने लिखा, अतीत का अध्ययन अतीत के लिए नहीं अपितु वर्तमान समाज की उपादेयता के लिए किया जाता है। अतीत का अध्ययन केवल अतीत को जानने के लिए नहीं होता, बल्कि वर्तमान में सुधार के लिए उसकी उपादेयता है, ये कह रहे हैं। प्रोफेसर गालब्रेथ के अनुसार अतीतकालिक घटनाओं के प्रस्तुतिकरण में इतिहासकार वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब इस मत की समीक्षा कर लेते हैं। वर्तमान का अधिक हस्तक्षेप इतिहास को दूषित करता है। हम बार बार यदि वर्तमान की बातों को इतिहास पर लागू करने का प्रयास करते हैं, अतीत पर लागू करने का प्रयास करते हैं, एक सीमा तक यह उचित है, उस सीमा के बाद यह अनुचित हो जाता है। तो वर्तमान का अधिक हस्तक्षेप इतिहास को दूषित कर देता है, फिर वह इतिहास नहीं रह जाता। प्रयास ये होना चाहिए कि इतिहास ही बना रहे, वह वर्तमान न हो जाए। दृष्टि वर्तमान की हो पर इतिहास अपने काल का हो। उस समय की परिस्थितियों के अनुसार अतीत पर विचार होना चाहिए। वस्तुतः वर्तमान का प्रभाव इतिहास पर अवश्य पड़ता है, क्योंकि हम वर्तमान में इतिहास लिख रहे या पढ़ रहे होते हैं। इस कारण स्वाभाविक है कि हमारे प्रयास के बावजूद हमारे वर्तमान का प्रभाव इतिहास में हो, लेकिन ध्यान रहे कि एक सीमा से अधिक न हो। छठा वर्गीकरण में आता है, इतिहास अतीत तथा वर्तमान के बीच सेतु है। अतीत और वर्तमान को जोड़ने वाला पुल है। ईएचकार के अनुसार वस्तुतः इतिहासकार तथा तथ्यों के बीच अंतःक्रिया की अविच्छिन्न प्रक्रिया तथा वर्तमान और अतीत के बीच अनवरत परिसंवाद है। ईएचकार का ये सुप्रसिद्ध कथन है। इसके अनुसार इतिहास में अतीतकालिक तथ्य होते हैं। स्वाभाविक है, इतिहास तो अतीत का ही होता है, तो अतीतकालिक तथ्य होंगे, और इतिहास वर्तमान में लिखा जाता है। कहने का अर्थ ये कि तथ्य तो होते हैं अतीत के, किंतु लिखा या उस पर विचार वर्तमान में किया जाता है। इस तरह इतिहास एक पुल का काम करता है, अतीत और वर्तमान को जोड़ने वाले पुल की तरह कार्य करता है। अतीत का अध्ययन वर्तमान में होता है, तो अपने आप ही जुड़ गया। वर्तमान दृष्टिकोण से अतीत का अध्ययन होता है, दृष्टिकोण हमारा वर्तमान का है और अध्ययन हम अतीत का कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से इतिहास पुल का काम कर रहा है। अतीत पर वर्तमान की छाप होती है। जो भी इतिहास हम लिखते हैं उस पर वर्तमान की छाप अवश्य होती है, क्योंकि हम इतिहास वर्तमान में लिख या उसका अध्ययन कर रहे हैं। तथ्य अतीत के, इतिहासकार वर्तमान का होता है। हमारे तथ्य अतीत के होते हैं, लेकिन जो इतिहासकार लिखने वाला है या अध्ययन करने वाला है वह तो वर्तमान में है। इस तरह ये आपस में जुड़े हैं। इतिहास पुल की तरह भूत और वर्तमान को, अतीत और वर्तमान को जोड़ने का कार्य करती है। समीक्षा कर लेते हैं। भविष्य की उपेक्षा इसमें की गई, इतिहास को सीमित कर दिया गया, अतीत से लेके वर्तमान में आकर उसे रोक दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया।
भविष्य की उपेक्षा की गई। इतिहास केवल अतीत और वर्तमान तक सीमित नहीं है, बल्कि वह सुखद भविष्य के लिए है। हम इतिहास का अध्ययन ये जानने के लिए करते हैं कि वर्तमान तक हम कैसे पहुँचे, कौन सी त्रुटियाँ थीं, कौन सी अच्छाइयाँ थीं, और उन त्रुटियों और अच्छाइयों का प्रयोग भविष्य हेतु हम करते हैं, किंतु इसमें भविष्य की उपेक्षा की गई है। ओकसाट के अनुसार व्यवहारिक अतीत की आधारशिला पर वर्तमान का निर्माण हुआ है जो भविष्य को प्रभावित करेगा। ये भविष्य की बात कर रहे हैं ओकसाट, जो हम कर रहे थे। महापुरुषों का बलिदान भविष्य हेतु हुआ था। राणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सब ने जो त्याग किया, बलिदान किया, अपना जीवन उत्सर्ग किया, वो भविष्य के लिए था, सुखद भविष्य के लिए था। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि इतिहास का अध्ययन सुखद भविष्य के लिए भी होना चाहिए। भावी सुखद भविष्य इतिहास का लक्ष्य होता है। इतिहास अतीत और वर्तमान को जोड़ता अवश्य है, परंतु होता सुखद भविष्य के निर्माण के लिए है। ये इसमें आपत्ति की जाती है या निष्कर्ष इसका निकाला जा सकता है। इतिहास प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण है। कुछ इतिहासकारों की ऐसी धारणा है कि इतिहास मात्र जो हमें तथ्य प्राप्त हो जाते हैं उनका विश्लेषण करना बस इतिहासकार का काम होता है, इतना ही इतिहास है। इतिहासकार प्राप्त तथ्यों का विश्लेषक होता है। इतिहास कथा अथवा कहानी नहीं है। इतिहास प्रमाणों अथवा तथ्यों पर आधारित होता है। जिस घटना के प्रमाण अथवा तथ्य नहीं, तो वह इतिहास नहीं स्वीकार किया जाएगा। ये इस मत की धारणा है। इसकी समीक्षा कर लेते हैं। जिन घटनाओं के तथ्य प्राप्त नहीं होते, तो क्या उनका इतिहास नहीं होता? इतिहास तो होता है, अज्ञात अवश्य होता है। भविष्य में भी तथ्य प्राप्त होने की संभावना होती है, इसलिए इतिहास परिवर्तित भी होता है। मात्र तथ्यों का विश्लेषण ही नहीं, बल्कि उन तथ्यों की कड़ियों को जोड़कर घटना का पुनर्निर्माण किया जाता है, तब वह इतिहास बनता है। तो मात्र प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण यदि हम करें तो इतिहास खड़ा नहीं हो जाता, क्योंकि उन कड़ियों को जोड़े बिना वो घटना पूरी नहीं होती। तथ्य कुछ ऐसे हो सकते हैं कि कुछ सिंधु घाटी के तथ्य मिले, सभ्यता के तथ्य मिले, कुछ आर्य सभ्यता के मिले, कुछ मध्यकाल के मिले। केवल उनका अलग अलग हम विश्लेषण कर लें और उन घटनाओं की कड़ियों को न जोड़ें तो इतिहास का निर्माण नहीं होगा। तो हमको उस घटना को पूर्ण करने के लिए तथ्य अगर अधूरे हैं तो अन्य तथ्यों की खोज कर उस घटना को पूर्ण करना होता है। तो मात्र जो तथ्य प्राप्त होते हैं उसी का विश्लेषण ही इतिहास नहीं है। इतिहास वही जो इतिहासकार लिखे। एल्टन ने कहा, इतिहास वही है जो इतिहासकार लिख दे। धारणाएं इसके अंतर्गत तथ्यों का चयन क्योंकि इतिहासकार करता है, और तथ्य स्वयं में कुछ बोलते नहीं, तो बुलवाने वाला उनको इतिहासकार होता है। इतिहासकार व्याख्या करता है और वही तो लिखता है, इसलिए वो जो लिख दे वो इतिहास है, इनका ये कहना है। इतिहासकार के विचार तथ्यों पर आरोपित होते हैं। तथ्यों की व्याख्या पर अंतिम निर्णय करने वाला तो इतिहासकार ही होता है। इसलिए इनका यह मानना है कि इतिहासकार के हाथ में ही सब कुछ है और वो जैसा लिख दे वैसा इतिहास है, किंतु यह त्रुटिपूर्ण है। समीक्षा कर लेते हैं। इतिहासकार को तथ्य के अनुरूप व्याख्या करनी होती है। यदि वह तथ्य के अनुरूप व्याख्या नहीं कर रहा है, यदि वह गलत व्याख्या कर रहा है, तो इतिहासकार केवल एक अकेला नहीं होता, अनेक इतिहासकार होंगे। स्वाभाविक रूप से वो उनका खंडन प्रस्तुत करेंगे। तो वह गलत व्याख्या नहीं कर सकता। यदि ऐसा करता है तो उसका विरोध होगा, उसको अस्वीकार किया जाएगा, उसको मान्यता प्राप्त नहीं होगी। इतिहासकार का लेखन महत्वपूर्ण अवश्य होता है, लेकिन उसको सत्य का लेखन करना होता है। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसको इतिहास के रूप में मान्यता नहीं दी जाती या उसकी कटु आलोचना होती है। इतिहास का अर्थ नैतिक है। हीगल द्वारा इतिहास को नैतिक स्वीकार किया गया है। इतिहास नायकों के द्वारा नैतिकता की प्रेरणा दी जाती है, ये हीगल कहते हैं। इतिहास का लक्ष्य नैतिक उन्नति है। चेतना का प्रधान तत्व नैतिकता ही तो है, ये उनकी मान्यता है।
राज्य की आज्ञा का पालन करने को भी वो नैतिकता बताते हैं। समीक्षा कर लेते हैं। इतिहास का लक्ष्य मात्र नैतिकता ही नहीं है, अन्य कार्य भी उसके हैं। यथार्थ का ज्ञान इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। और राज्य की आज्ञा का पालन करना नैतिकता पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राज्य यदि गलत आदेश देता है, तानाशाही पूर्ण व्यवहार करता है, तो उसका पालन नैतिकता तो नहीं स्वीकार किया जा सकता। इस तरह से इसकी आलोचना की जाती है, किंतु नैतिकता का तत्व इतिहास के लक्ष्य में होता अवश्य है। अगला है इतिहासकार का अनुभव इतिहास है। ओकसाट के अनुसार इतिहासकार का अनुभव ही इतिहास है। जो इतिहासकार अनुभव करे वही इतिहास है। इतिहासकार ही इतिहास लिखता है। इतिहासकार का अनुभव ही इतिहास के रूप में प्रकट होता है, अतः इतिहासकार का अनुभव ही इतिहास है। मात्र इतिहासकार का अनुभव ही इतिहास नहीं होता। ऐतिहासिक तथ्य एवं प्रमाण उससे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जिनके आधार पर अनुभव को मिलाकर वह लेखन करता है या उसको समझ पाता है। अलग अलग इतिहासकारों के पृथक पृथक अनुभव संभव हैं, किंतु इतिहास तो एक ही होता है। इसलिए उनको मिलजुल कर या पृथक अगर लिख रहे हैं तो उसका विश्लेषण आगे होगा। इतिहासकार का अनुभव महत्व अवश्य रखता है, उसका महत्व अवश्य है, किंतु उसका अनुभव मात्र ही इतिहास नहीं होता। अंत में हम इस अध्याय के निष्कर्ष पर विचार करेंगे। उपरोक्त सभी बिंदुओं में सत्य के आंशिक अंश अवश्य विद्यमान है। कैटेगराइज करके हमने अलग अलग बिंदु हमने 10 दिए हैं, किंतु 11 बिंदुओं पे हमने व्याख्या की है, श्रेणियों में बांट कर इनको देखा है। तो इन सभी बिंदुओं में सत्य है, आंशिक सत्य है, किंतु किसी एक बिंदु को पूर्ण नहीं माना जा सकता। एक परिभाषा को या किसी एक अर्थ को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए कि इतिहास एक व्यापक विषय है और इसकी हजारों परिभाषाएं हैं। तो अपने आप में व्यापक अर्थों को इतिहास समाहित किए हुए है, इसलिए इसकी कोई एक सामान्य परिभाषा तो नहीं दी जा सकती। किंतु फिर भी हम प्रयास तो कर सकते हैं। सामान्य शब्दों में अतीत का प्रामाणिक अभिलेख अथवा मानव जाति का प्रामाणिक अतीत या विगत की घटनाओं का प्रामाणिक तथ्यपरक क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन को हम इतिहास स्वीकार करते हैं। वीजी घाटे का कथन भी उद्धरणीय है। इतिहास हमारे संपूर्ण अतीत का वैज्ञानिक अध्ययन तथा ज्ञात प्रमाण है। गैरोस्की की परिभाषा भी महत्वपूर्ण है। इतिहास मानव अतीत के उस बिंदु के प्रारंभ काल का अभिलेख है जब से लिखित अभिलेख प्राप्त होता है। इतिहास मानव सभ्यता का अभिलेख है। हेनरी जॉनसन ने भी लिखा है, इतिहास विस्तृत रूप से प्रत्येक घटना है जो कभी घटित हुई।